बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सैंपल साइज एस्टिमेशन या सैंपल साइज डिटर्मिनेशन पे है। यहाँ जो भी एक रिसर्च वगैरह या एक सर्वे वगैरह कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए। सैंपल साइज को एस्टिमेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स वगैरह हैं और सैंपल साइज़ को हम कितना ज़्यादा ले सकते हैं और इसकी रीज़न्स क्या हैं और सैंपल साइज़ के कम होने या ज़्यादा होने से क्या इफ़ेक्ट होता है, ये चीज़ें कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। आउटलाइन जो है यहाँ पे वो है फर्स्ट वन हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द सैंपल साइज़। उसके बाद आ जाता है हमारा व्हाट इज़ सैंपल साइज़ डिटर्मिनेशन या व्हाट इज़ सैंपल साइज़ एस्टिमेशन। थर्ड नंबर पे हाउ लार्ज सैंपल डू आई नीड, हमें एक सैंपल कितना लार्ज कितना ज़्यादा हमारा होना चाहिए। और उसके बाद है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग इट, के सैंपल साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। और उसके बाद के फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट, ऐसे फैक्टर जो कि सैंपल साइज़ को अफेक्ट करते हैं वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। माइंड लैंग्वेज कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। उसके बाद है हाउ डू यू डिटरमाइन इट, आप इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउ डू यू यूज़ इट, और आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनल कुछ वर्ड्स हैं अबाउट होल द स्लाइड्स। इस प्रेजेंटेशन जो है या ये स्लाइड जो है इस लेक्चर्स के बाद आपको ये चार चीज़ें जो है मेन आपको आ जानी चाहिए या आपको पता लग जाएंगी कि सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल साइज़, इसके ये क्या होता है, डिटरमाइन सैंपल साइज, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं सैंपल साइज को, और किस तरह हम सैंपल साइज को अपनी स्टडी या रिसर्च में हम यूज़ करेंगे। ये चार चीज़ें हैं, चार पॉइंट्स हैं जो इस लेक्चर या स्टडी के बाद आप इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले ये है कि सैंपल साइज होता क्या है। हम ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है। सैंपल साइज हम कहते हैं कि जी नंबर ऑफ पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स इंक्लूडेड इन द सैंपल। एक सैंपल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम सैंपल साइज कहते हैं। एक्चुअली ये एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, सब पॉपुलेशन होता है जिसको हम सैंपल भी कहते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो किसी भी स्टडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका सैंपल साइज कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली कि सैंपल साइज ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो इसके डिफरेंट फैक्ट्स आएंगे और बहुत कम लेंगे तो इसके भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो हैं वो रिसर्च के ऊपर आएंगे, जो उसको हमारे रिसर्च को रिजल्ट्स को स्टडी के रिजल्ट्स को वायलेट कर देंगे। सेंसस में जो है एक सिर्फ मोस्टली यही पर एग्जांपल है कि सेंसस में जो हमारा सैंपल साइज होता है ये कंप्लीट पॉपुलेशन की इक्वल होता है। सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी जब हम करते हैं तब हम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन उसको हम स्टडी करते हैं। इसके कंपैरेटिवली हमारी जो अदर रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट हैं वहाँ पर हमारे पास एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिया जाता है। ये एक जनरल फार्मूला है या जनरल रूल है कि जिस तरह हम सैंपल साइज को हम इंक्रीज करते जाएंगे हमारी जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है वो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, हमारे जो एरर्स वगैरह हैं वो भी हमारे डिक्रीज होते जाएंगे। अब सैम्पलिंग के लिए तो डिफरेंट मेथड्स हैं, हमने हर मेथड को इसलिए डिफाइन किया है ताकि हमारी एक्यूरेसी, हमें रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिले, हमारी जो एरर है वो हमें कम से कम मिले। अब सैम्पलिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स आपने पढ़े, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, मल्टी फेज सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, उसके बाद विद प्लेसमेंट, विदाउट प्लेसमेंट, यानी कि डिफरेंट चीज़ें हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी या कोटा सैम्पलिंग है। ये चीज़ें आपने स्टडी आउट करी। हर जो स्टडी है, जो भी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, सब के अंदर जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और एरर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये एक जनरल रूल है फॉर एवरी टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग। अच्छा, हमारी अपर लिमिट क्या होती है जब हम सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं?
हमारी जो अपर लिमिट होती है डिफाइन होती है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, हमारे रिसोर्स कितने हैं, हमारे पास मैन पावर कितनी है जो डाटा इकट्ठा करेंगे, हमारे पास एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिला के हम देखते हैं कि हमारी अपर लिमिट कितनी है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक सिटी के लिए हमने डेटा इकट्ठा करना हो तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 5 बंदे हों। अब सिटी का एक डाटा जो हमने एज ए सैम्पल लिया था एक प्रूवन से, तो 5 बंदों के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारी जो ऊपर लिमिट है वो हम उन अपने रिसोर्स यानी कि 5% जो हैं उनके बेस पर और हमारे रिसोर्स जो एक्सपेंडिचर है उनकी बेस पर और टाइम की बेस पर हम अपर लिमिट डिफाइन कर लेते हैं कि हमें इस सिटी में से हम 1000 का डाटा ले सकते हैं या 2000 का डाटा ले सकते हैं, दैट्स ऑल। यानी कि हमने एक लिमिट डिफाइन कर ली होती है और ये चीज़ें हमारी रिसोर्स, हमारा जो है हमारी पावर जो है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जबकि जो है जो लोअर लिमिट है वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। हमारे रिजल्ट जो हैं एक ट्रू पॉइंट ऑफ द पॉपुलेशन उसके कितने ज़्यादा करीब होने चाहिए। अगर तो हम कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ऑब्वियसली उससे भी हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हमारी एक्यूरेसी अगर हम कम रख लें तो ये लिमिट जो है सैम्पल साइज की वो भी डिफाइन कर देता है लोअर लिमिट को। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक जो सैम्पल साइज है वो एक ऑप्टिमम सैम्पल साइज जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं जो कि ना के ज़्यादा बड़ा हो और ना के ज़्यादा बहुत कम हो। ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा कम होगा तो उससे हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो वायलेट होने का खदशा होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉपुलेशंस हैं। एक पॉपुलेशन जो ए है इसके अंदर 10,000 सैंपल्स हैं, इसके सर्कल को ज़्यादा बड़ा शो किया गया है, और एक पॉपुलेशन बी है यहाँ पर पॉपुलेशन ए की निस्बत हाफ पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर 5000 पॉपुलेशन है। अब फर्स्ट सैंपल में से एक जो 10% है वो सैंपल लिया गया और दूसरी पॉपुलेशन में से 15% का सैंपल लिया गया। फर्स्ट सैंपल में से जब 10% लिया गया सैंपल साइज तो ये 1000 बनता था। अब सैंपल 2 में से जो सैंपल साइज लिया गया वो 750 बनता था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपने अपने माइंड से बताना है कि विच सैंपल हैज़ लेस स्टैंडर्ड एरर एंड बेटर क्वालिटी, कि इन दोनों में से किसका स्टैंडर्ड एरर वो कम है और उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर। ऑब्वियसली जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी। इन दोनों का कंपैरिजन विद आपने जस्टिफिकेशन, एक आपने रीज़न से बताना है कि पॉपुलेशन ए से जो हमने सैंपल लिया वो बेटर है या पॉपुलेशन बी से जो सैंपल लिया है वो बेटर है। इसके बाद अबाउट सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन जो है ये एक मैथमेटिकल रूल या मैथमेटिकल फॉर्मूले की मदद से हम इसको कैरीड आउट करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ कितने यूनिट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए स्टडी में। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप स्टडी आउट करेंगे। एक मेथड आपको इधर भी मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा जो मेथड हैं वो आपको जो आप बुक पढ़ते हैं शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 2 उसके अंदर भी आपको एक रूल मिल जाएगा, फार्मूला। इसके अलावा भी आपको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट फार्मूलाज इसके लिए मिल जाएंगे कि आपने सैंपल साइज को किस तरह सिलेक्ट करना है। जब भी हम एक सैंपल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन में से, तो उसके रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर लेते हैं फॉर पॉपुलेशन। हम रिजल्ट्स हमने कोई डाटा इकट्ठा किया था कोई इलेक्शन के हवाले से, तो हम कहते हैं कि जी अगर हम जो हमारा सैंपल के रिजल्ट है कि फलां पार्टी ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो हम उन सैंपल के रिजल्ट्स पर हम कहते हैं कि इस पॉपुलेशन के जो मोस्टली पीपल हैं या इस सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पार्टी ए को फॉलो कर रही है। या अगर कोई मेडिसिन है उसका हम इफेक्ट जो कोविड है इसके वाले से जो टेस्टिंग की गई है, तो टेस्टिंग के लिए जो सैंपल लिया गया था, ऑब्वियसली जो मेडिसिन बनाई गई थी ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए थी।
नॉट फॉर सिंपल ये एक सिंगल रीजन के लोगों के लिए। तो कुछ कंपनियों ने जो टेस्ट किए हैं, चाइनीज़ कंपनी ने, वहाँ पर उन्होंने जो अपनी सैंपल साइज है वो 85,000 रखे या 90,000 तक रखे हुए हैं। तो यानी कि 90,000 लोगों पर उन्होंने टेस्टिंग की। अब उस टेस्टिंग के बाद उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले, उन्होंने कहा जी ये जो हमारी मेडिसिन है ये फॉर होल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए क्योर होगी, उनको ये ज़्यादा, उनके लिए ये कोविड का ये इलाज करेगी। अब जो सैंपल लिया था वो जस्ट 90,000 का था और कर दिया गया फॉर होल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्टिमम सैंपल साइज हमने सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ रीजंस होती हैं। सबसे पहली रीज़न है कि हमारे एक अप्रोप्रिएट एनालिसिस जो है वो हमें चाहिए होता है। हमारा अगर सैंपल साइज ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो एनालिसिस जो है उसके लिए भी मुश्किल होगी, उसको भी सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली जिस तरह हम सैंपल साइज ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा वैल्यूज़ को हैंडल करना, उनके लिए एक लिस्ट बनाना, एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। और सेकंड पॉइंट है कि टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, हमें एक डिज़ायर्ड लेवल होता है एक्यूरेसी का। हम एक्यूरेसी को डिफाइन करते हुए हम लोअर लिमिट जो है सैंपल साइज की उसको हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि उससे कम अगर हम जाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा ख़राब होने का खदशा होता है। टू अलाउ वैलिडिटी ऑफ द सिग्निफिकेंट टेस्ट, हमारे जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो उनकी वैलिडिटी को भी हमने कंसीडर करना होता है। अब कुछ टेस्ट हैं वो कहते हैं कि जी हमारा जो सैंपल साइज है वो 100 होना चाहिए। अब तो उसके बाद जो है वो टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और कुछ टेस्ट कहते हैं वो कि सैंपल साइज जो है वो 30 से ग्रेटर होना चाहिए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। अब जी के जिस तरह टेस्ट हैं उनका रिक्वायरमेंट है कि जी 30 से ज़्यादा सैंपल साइज होना चाहिए अगर हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो हमें ऑलरेडी मालूम नहीं है और ऑलरेडी डिटरमाइन नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं कि जी हमने सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट को भी वैलिडेट रखने के लिए हम सैंपल साइज को हम कंसीडर करते हैं। अब है कि जी हाउ लार्ज डू आई नीड, हमें कितना बड़ा सैंपल हमें लेने की ज़रूरत है। अब फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जी जब हमारा सैंपल जो है टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। इवन ए वेल कंडक्टेड स्टडी में फेल टू आंसर इट रिसर्च क्वेश्चन। जब हमारा सैंपल जो है ये कम होगा, ज़्यादा छोटा होगा, तब हमारे जो रिसर्च आउटकम्स हैं वो सही नहीं होंगे। हमारे जो कंक्लूजन होंगे, हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, उनके जो आंसर्स होंगे वो हमें सूटेबल नहीं मिलेंगे, वो हमें करेक्ट डिसीजन से हमें अवे रह जाएंगे, उससे हमें दूर हो जाएंगे। इट में फेल टू डिटेक्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और एसोसिएशन। ऑब्वियसली जब हमें रिजल्ट ये हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है, हमारी जो डिजीज़ वगैरह है, हमारा जो फूड्स वगैरह हैं उनके कुछ के खाने से डिजीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इनकी एसोसिएशन जो सकते हैं मगर हमने सैंपल जो है बहुत कम लिया गया है। अब ज़्यादा हम कहते हैं कि जी एक ठंडा पानी पीने से हमारा जो है सोर थ्रोट अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी लोग होते हैं जिनको कोई असर नहीं होता, या कोई चीज़ ऐसी जो स्पाइसी खाने से सम पीपल को इफेक्ट नहीं होता, जबकि कुछ लोगों को इसका इफेक्ट जो है रैपिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह की स्टडीज़ में भी हमें जो सैंपल साइज जो है हम बहुत ज़्यादा छोटा नहीं ले सकते। और जनरल तौर पर मेडिकल की फील्ड्स में सैंपल साइज जो है वो ज़्यादा ही लिए जाते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड्स के अंदर जो रिसर्चेस वगैरह होती हैं ये ह्यूमन या लिविंग थिंग्स के रिलेटेड होती हैं। तो लिविंग थिंग्स के लिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और सैंपल साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा लेते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी जो हमारे रिजल्ट जो हैं ज़्यादा बेहतर आएँ। अब जिस तरह मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि कोविड की जो वैक्सीन बनाई गई हैं, अब वहाँ पर जो सैंपल लिया है वो 90,000 पीपल का लिए गए हैं।
90,000 लोगों के ऊपर टेस्टिंग की गई है, जबकि जो यूके की वैक्सीन है और यूके और जर्मन की, उन्होंने भी जो अपनी नंबर्स बताए थे वो भी ऑलमोस्ट 95,000 के राउंड अबाउट थे, 95,000 एंड 84,000। या कितने लोगों पर उन्होंने टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च की थी और अपने रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो एक शो किए थे। अच्छा, इसके अल्टरनेटिवली यानी कि कन्वर्सली ये है कि जब हम सैंपल साइज जो बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट जो है ये इफेक्ट है कि द स्टडी विल बी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। हमारी जो स्टडी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी और कॉस्टली हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली जब हमें सैंपल साइज हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो सैम्पलिंग फ्रेम है, उनका एक रिकॉर्ड जो रखना है अप्रोप्रिएट, उसको रखने के लिए भी हमें मुश्किल होगी और उसको कॉस्टली भी होगा। ऑब्वियसली जब हम जिस तरह अभी कोविड की भी बेशक मैंने एग्जाम्पल दी थी, अब 90,000 लोगों के ऊपर उन्होंने टेस्टिंग की है, तो ऑब्वियसली दिस वॉज लिटिल बिट कॉस्टली। लेकिन एज़ कम्पेयर टू उसके अगर हम रिजल्ट्स के ऊपर देखें तो ये उतना ज़्यादा बड़ा सैंपल नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से जो 4 अरब लोग हैं दुनिया में, 4 बिलियन, तो उनके हिसाब से ये सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जनरल तौर पर हम कह सकते हैं कि जब हमारा सैंपल साइज जो है ज़्यादा बड़ा होगा तो वो कॉस्टली हो जाएगा। उसके बाद एक टाइम कांस्टेंट। ऑब्वियसली जब हम 90,000 जिस तरह कोविड के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, अब कोविड की सिचुएशन को तकरीबन 13 माह हो चुके हैं, 1 साल 1 महीना तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जबकि वर्ल्ड वाइड जो कि चाइना के अंदर जो है ये इसको 1.5 साल हो चुका है। अब इतने ज़्यादा अरसे के बाद जो वैक्सीन है इनमें ये तकरीबन 4 माह पहले मार्केट में आई थी, यानी कि टाइम जो है ये भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किएगा। ऑब्वियसली कंपनीज ने तो मेडिसिन जो है लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त तक बना ली थी, लेकिन उनके ट्रायल्स के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उनको टाइम की ज़रूरत थी और इसके लिए ये तकरीबन 5 माह 6 माह भी लग गए। और उसके बाद ये भी है कि उनके ऊपर मुकम्मल सर्च करने के बाद उनकी डोजेस बनाने के लिए भी उनको टाइम रिक्वायर्ड था। उसके बाद है जी अवेलेबिलिटी केसेस रेयर डिजीज़। अच्छा, जब हमारे पास जो है कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, अब इनके लिए जो भी सैंपल साइज जो है इनके लिए वो भी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि रेयर डिजीज़ यानी कि ऐसी डिजीज़ जो मोस्टली कॉमन नहीं होती, बहुत कम लोगों को होती है। अब चाहे इसमें मेडिकल के हवाले से कुछ लोगों के वाइट ब्लड सेल्स नहीं बनते, ये भी एक उनकी डिजीज़ है, या इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो कि आम लोगों में बहुत कम पाई जाती हैं। तो इस तरह के सैंपल साइज जब हम लेते हैं तो हमें सैंपल साइज लार्ज भी रखना पड़ता है। तो 5th नंबर पे है लॉस ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, समटाइम जो है जब हम सैंपल साइज ज़्यादा ले लेते हैं तो समटाइम जो है ये हमें मिसलीड भी कर देता है और जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी जो है वो ख़राब हो जाती है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन को ये आपने मिक्स नहीं करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब एक्यूरेसी जो है हमें प्रिसीजन तो बिल्कुल मिल जाता है सैंपल साइज इंक्रीज़ करने से और एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। एक्यूरेसी जो है ये एक्चुअली ये होता है ओरिजिनल इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के एक ओरिजिनल इफेक्ट क्या है, जबकि जो प्रिसीजन जो है ये इफेक्ट होता है सैंपल्स का कि वो आपस में कितने रिलेटेड हैं। इसके लिए एक नेक्स्ट जो है एक पिक्चर भी है ये। अब यहाँ पर ये डॉट्स वगैरह आप देख रहे होंगे, 3 डिफरेंट पिक्चर्स हैं। एक सेंट्रल पॉइंट जो है इसको आप समझ लें ये एक पॉपुलेशन का ओरिजिनल इफेक्ट है। अब फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो डॉट्स वगैरह चारों लगाए गए थे, 5 डॉट्स से, तो जो है ओरिजिनल इफेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर लगे थे। अब यहाँ पर जो है एक्यूरेसी बिल्कुल कम है,
लेकिन प्रेसिजन जो है वो ज़्यादा है। प्रेसिजन ये है कि ये जो डॉट्स हैं यानी कि ये जो सैंपल्स के रिजल्ट्स हैं डिफरेंट सैंपल्स के वो आपस में कितने करीब हैं, और जबकि एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं ये ओरिजिनल इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन उससे कितने ज़्यादा अवे हैं। अब इस तरह केस में जो रैंडम एरर है वो बहुत कम है, जबकि जो सिस्टमेटिक एरर है वो लार्ज है। किसी न किसी सिस्टम की वजह से हम जो है अपने ओरिजिनल फैक्ट से हम दूर हो गए। अब उसके बाद जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा हाई है, क्योंकि जो सारे जो डॉट्स हैं ये पॉपुलेशन के ओरिजिनल फैक्ट के ज़्यादा करीब करीब ही लग रहे हैं, लेकिन ये इनका जो आपस में डिस्टेंस है, उनकी डिस्पर्शन जो है, स्केटरनेस जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो है। अब इस केस में जो है रैंडम एरर वो लार्ज है, और जो हमारी जो सिस्टमेटिक एरर है वो हमारी स्मॉल है। सिस्टमेटिक एरर इसलिए स्मॉल क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिनल फैक्ट के करीब हैं, और जबकि रैंडम एरर इसलिए लार्ज है कि इनके जो आपस में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। लास्ट पिक्चर है, इसमें एक्यूरेसी भी हाई है, इसमें प्रेसिजन भी हाई है। हाई एक्यूरेसी क्योंकि यहाँ पर जो है सारे पॉइंट जो है वो आपस में ज़्यादा ये ओरिजिनल फैक्ट के करीब है, और हाई प्रेसिजन इसलिए कि जी सारे पॉइंट्स जो हैं आपस में ज़्यादा करीब है। एक्यूरेसी यानी कि ये पॉइंट्स जो हैं ये ओरिजिनल फैक्ट यानी कि रेड पॉइंट के कितने ज़्यादा करीब हैं, और प्रेसिजन ये है कि ये पॉइंट्स आपस में कितने ज़्यादा करीब हैं। रैंडम एरर जो है वो भी यहाँ पे स्मॉल है, और उसके बाद जो है सिस्टमेटिक एरर वो यहाँ पे स्मॉल है। ओके, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं रैंडम एरर जो कि एक सैंपल साइज को कंसीडर करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। रैंडम एरर है सबसे पहले, उसके बाद सिस्टमेटिक एरर है, प्रेसिजन है, एक्यूरेसी है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और उसके बाद जो है पावर है। अब रैंडम एरर फर्स्ट पे है। रैंडम एरर एक जनरल चीज़ है जो आपको पता है कि सैंपल साइज के इंक्रीज करने से रैंडम एरर जो है ये भी डिक्रीज हो जाती है। अब रैंडम एरर को आपको मैंने इस पिक्चर में भी डिफाइन किया था, ये रिलेटेड होती है कि सैंपल पॉइंट जो हैं ये आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। अब फर्स्ट पिक्चर में रैंडम एरर स्मॉल थी, और सेकंड में रैंडम एरर जो है वो लार्ज थी, क्योंकि फर्स्ट पिक्चर में जो है पॉइंट्स आपस में करीब थे, और सेकंड में जो थे उनका डिस्टेंस है। अच्छा, रैंडम एरर अकर बाय चांस। रैंडम जो एरर्स जो हैं ये बाय चांस से अकर होती हैं। इनकी जो वेरिएबिलिटी है वो सैंपल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि सैंपल्स अगर लार्ज होगा तो भी इनकी वैल्यू जो है आपस में करीब होती जाएंगी, अगर जो स्मॉल होगा तो उनकी वेरिएबिलिटी जो है आपस में क्लोज हो जाती है। इट कैन बी रिड्यूस बाय एवरेजिंग, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से बार बार, या सैंपल साइज को इंक्रीज करने से इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। रैंडम एरर जो है ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रिलेटेड है सैंपल साइज के साथ, और जबकि सिस्टमेटिक एरर जो है ये एक सिस्टम में किसी एरर की वजह से हो सकती है। मे बी हम जो हमने जो सैम्पलिंग मेथड लिया है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ना हो उस पॉपुलेशन के लिहाज से, तो यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। डेविएशंस नॉट ड्यू टू चांस अलोन। अब यहाँ पर जो है जो डेविएशंस जो आती हैं, जो स्किटनेस आती हैं, वो सिंपल चांस के ऊपर बेस नहीं करती, बहुत से दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया में कंट्रीब्यूट, यानी कि वही चीज़ें, यानी कि एग्जाम्पल को आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसका सिलेक्शन मेथड कौन सा है। अब लगना स्ट्रेटिफाइड था लेकिन आपने लगा दिया क्लस्टर सैंपल, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। स्ट्रेटिफाइड लगाने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं, और क्लस्टर को लगाने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इनको अल्टरनेट नहीं किया जा सकता। अगर अल्टरनेट करेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक एरर जो है वो अकर हो जाएगी। इट कैन बी रिड्यूस बाय गुड स्टडी डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली जब हम गुड स्टडी डिज़ाइन की करेंगे
हमें पता होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पर अगर स्ट्रेटिफाइड लग रहा है, स्ट्रेटिफाइड के लिहाज से यहाँ पर पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम स्ट्रेटिफाइड लगाएं। अगर क्लस्टर के हवाले से हमारे पास पॉपुलेशन तो हम क्लस्टर लगाएंगे। यहाँ पर एक गुड स्टडी बहुत ज़रूरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसके बाद है प्रेसिजन। प्रेसिजन जो है ये भी पिक्चर्स में आपको डिफाइन हो गया कि ये क्या चीज़ है। द डिग्री टू विच ए वेरिएबल हैज़ द सेम वैल्यू व्हेन मेजर्ड सेवरल टाइम्स, कि एक वेरिएबल को अगर बार बार रिपीट करने से उसकी वैल्यूज आपस में कितनी करीब हैं, उसको हम प्रेसिजन कहते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रैंडम एरर, ये एक रैंडम एरर का फंक्शन है। और प्रेसिजन जो है ये रैंडम एरर के रिलेटेड है, और जो एक्यूरेसी ये एक सिस्टमैटिक एरर के रिलेटेड है। द डिग्री टू विच ए वेरिएबल एक्चुअली रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू, ये एक डिग्री है जिसमें वैल्यू जो है एक ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर को डिफाइन करती हैं। इट इज़ फंक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर। उसके बाद है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपको पता है कि जी क्या चीज़ होती है ये, और अल्टरनेटिव्स ये भी आपको ऑलरेडी आप इस चीज़ को स्टडी कर देते हैं, स्टडी किया हुआ है आपने। नल हाइपोथेसिस में हम ऑलवेज इक्वलिटी वगैरह लेते हैं। एक स्टेटमेंट होती है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। और टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द सैंपल साइज जो हम सिलेक्ट करते हैं। तो एनी हाउ जो है नल हाइपोथेसिस जो है ये भी रिलेटेड होता है विद द सैंपल साइज। It is stated that there is no difference between groups or no association between the predictor and the outcome variable। इसमें ये भी डिफाइन किया अगर टू वेरिएबल्स के लिहाज से तो हम कहते हैं कि दो वेरिएबल जो है आपस में एसोसिएट नहीं है या दोनों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। या हम कि अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसको हम समटाइम इक्वल टू 0 लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर। या रिग्रेशन के आपने कुछ टेस्टिंग की होगी तो रिग्रेशन में समटाइम हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके लिए हम इक्वल टू 0 लेकर उनकी सिग्निफिकेंस को चेक किया जाता है, क्या है कि इनका इफेक्ट जो है वाज़ेह तौर पर हमारी स्टडी के ऊपर है या नहीं है। तो उसी तरह जो है अगर हमारी रिसर्च हमारी जो स्टडी जो है अगर सपोर्ट करती है हमारे रिजल्ट्स को तो हम कह देते हैं कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये एक सेकंड हाइपोथेसिस होता है जो कि नल हाइपोथेसिस की जगह जिसको हम यूज करते हैं। इट कॉन्ट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस। इफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड डायरेक्टली इट इज एक्सेप्टेड बाय एक्सक्लूडिंग इफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली हम टेस्ट नहीं करते। हम जस्ट जो मेन हमारा टेस्टिंग होती है वो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो ठीक, अगर नहीं एक्सेप्ट हो तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। देयर इज 2 टाइप्स। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट। यहाँ तक आपने काम करना है, जो कि बाकी स्लाइड जो है ये नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।